हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस क्लास। मेरा नाम पूनम शर्मा है दोस्तों, और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रायम्बल की। जी हाँ, भारत के संविधान की प्रस्तावना की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भारत के संविधान की एक्चुअली प्रस्तावना क्या है, ये या हमसे क्या कहती है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और समझ आएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास को कि बेसिकली आज की क्लास में हम कौन कौन सी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे देश का संविधान जो द ग्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, तो उनके द्वारा हमारे देश का संविधान बनाया गया था, और उन्होंने ही हमारे देश के संविधान के अंदर आपका प्रस्तावना आपका बेसिकली रखी थी। ठीक है, तो आज उसी प्रस्तावना की मैं आप लोगों से इस क्लास में बात करने वाली हूँ। एक बार मैं आपके कमेंट्स देख लेती हूँ। एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइज, गुड आफ्टरनून। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड आफ्टरनून। ठीक, तो चलिए आप सभी लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। चलिए, नमस्ते। ठीक है, तो सभी लोग कैसे हैं मुझे जरूर बताइएगा। तो बच्चों देखो, इसमें हम लोगों को जो जानने की चीज है कि हमारा बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो प्रस्तावना है वो हमसे क्या कहती है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना एक्चुअली है क्या। देखिए, आप लोगों को, आप सभी को याद है कि एक बार मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक बार मैंने आप लोगों को बेसिकली पढ़ाया था। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को जब मैंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो बेसिकली पढ़ाया था, ठीक है, तो आप लोग ने देखा भी था कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है वो क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो उस समय मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ठीक है, समझने की कोशिश करना कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होता है ये हमारे देश के अंदर रखा गया था। 13 दिसंबर 1946 को देश के अंदर रखा गया था। उद्देश्य संकल्पना जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी। उन्होंने बोला था कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए, उस संदर्भ में उन्होंने ये बेसिकली रखी थी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था कि संविधान को कैसा होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने बोला कि संविधान को ऐसा होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, संविधान को न्यायपूर्वक पूर्ण होना चाहिए, संविधान को पिछड़े वर्ग को भी मतलब मतलब एक सम्मान देने की बात करनी चाहिए, महिलाओं को सम्मान देने की बात करनी चाहिए, हर व्यक्ति अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सारी बातें कही थी। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में ये सारी बातें करी। ठीक है, याद रखिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या बातें करी। तो ये आप लोगों को बेसिकली पता होना चाहिए कि उन्होंने बेसिकली क्या क्या बातें आपका करी थी इसके अंदर। ओके गाइस, तो ये हमें बेसिकली अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में क्या क्या बातें की थी। तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किन किन चीजों के ऊपर बेस था। तो बच्चे, वहीं से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को ही ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया था, एक प्रस्तावना बनाई। प्रस्तावना क्या होती है बच्चे? संविधान के अंदर प्रायम्बल जो होता है, या प्रस्तावना जो होती है, वो संविधान का एक स्वरूप ही होती है। मतलब मान लीजिए एक मोटी सी किताब है, एक किताब को पढ़ने के लिए या जब आप उसे खरीदने जाते हो, तो आप उसे कब खरीदते हो? पहले आप ये देखते हो कि उसके अंदर लिखा क्या गया है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, तो आप एकदम से सारे पार्ट तो पढ़ नहीं सकते, इसीलिए आप उसका कंटेंट या तालिका देखते हो, है ना। तो इसीलिए संविधान को भी पढ़ा नहीं जा सकता एक ही बारी में। इसीलिए संविधान का जो छोटा सा, मतलब कि संविधान क्या कहता है, संविधान की फिलॉसफी क्या है, यह संविधान किस तरह का है, उसी को छोटे से कुछ एक पन्ने पे उतार दिया गया, जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? जिसे हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना बस एक आगे की उद्देशिका है, जो ये बताती है कि एक्चुअली हमारा संविधान कैसा है। ठीक है, कितने बच्चों को क्लियर हो गया है? जिन जिन बच्चों को क्लियर हो गया वो मुझे बताएं यस मैम क्लियर है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताएं कि यस मैम क्लियर है। इफ यू आर क्लियर प्लीज टेल मी। जय हिंद। प्रिया श्रीवास्तव, उत्तम प्रसाद, गुड आफ्टरनून। सुजीत कुमार, गुड आफ्टरनून। खुशी एंड आपका प्रवीण राय, गुड आफ्टरनून। सिद्धार्थ, गुड आफ्टरनून। ऋतिक, गुड आफ्टरनून एंड नॉट मॉर्निंग।
ओके सुनीत पांडे, तो जल्दी से मुझे बताइए बच्चों कि आपको समझ आया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना का मतलब होता है कि ये एक उद्देशिका है या एक ये प्रायम्बल है जो ये बताता है कि भारत का संविधान किस तरह का है। ठीक है, या भारत का संविधान किस तरह का है या उसका नेचर क्या है। देखिए कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो उसकी जब हम तालिका पढ़ते हैं तो हम आधी चीजें वैसे ही समझ जाते हैं कि वो कैसा होगा, किस तरीके का होगा, उसकी सोच क्या है बनाने के पीछे। तो यही सब चीजें भी आपका भारत की प्रस्तावना में या फिर आपका प्रायम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो बच्चे देखिए आपका यहाँ पर आपको एक चीज पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि एटलीस्ट सभी बच्चों ने एक बार भारत की प्रस्तावना पढ़ी हो। वैसे तो एज द सिटीजन ऑफ द योर ऑफ दिस कंट्री आप लोगों को भारत की प्रायम्बल याद होना चाहिए। ठीक है, अगर एक देश के नागरिक हैं तो आपको प्रायम्बल अच्छे से याद होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हैं। पहली लाइन इसके अंदर क्या लिखे, मैं जरूर पढ़ूंगी कि प्रस्तावना बेसिकली क्या होती है। तो प्रस्तावना को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली लाइन आपका क्या बोलती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि हम सभी क्या हैं, भारत के लोग हैं। और भारत को पूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ठीक है को एतर्थ द्वारा इस संविधान को एकीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा है, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic and to ensure to all its citizens justice social economic and political liberty of thought expression behalf faith and worship equality of status and the opportunity to be promoted among them all fraternity assuring the dignity the individual and unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। मतलब बच्चे देखिए राजेंद्र जी कह रहे हैं कि मैम प्रस्तावना और आपका उद्देश्य का अलग अलग है। नहीं, ये मैंने इंग्लिश में भी बताया, हिंदी में भी बताया। इंग्लिश में प्रायम्बल कहते हैं, हिंदी में उद्देशिका कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं। तो बोथ आर सेम। ठीक है, तो बच्चे देखिए भारत की जो प्रस्तावना है उसमें हमें कुछ बड़े बड़े शब्दों की बात करी गई है, जैसे कि आपका सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबरल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टेनिटी, या फिर आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संपूर्ण आपका प्रभुत्व, गणराज्य, ठीक है, आपका गणराज्य, सामाजिक नैतिक न्याय, इन सब बातों की हमारा देश का संविधान प्रस्तावना बात करती है। मतलब इन सब बातों से तो प्राप्त होता है ना कि देश एक लोकतांत्रिक देश है, यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग रह रहे हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री वो कंट्री होती है जहां हमें अपनी सरकार चुनने का आपका क्या होता है, सरकार चुनने की हमें आजादी होती है। तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमें इसके अपने देश का नेता चुनने की संपूर्ण आजादी है। बच्चों अगर आप लोग न्यूज पढ़ते हो तो अभी हाल ही में 9 से 10 दिसंबर, अभी कुछ ही दिन पहले 9 से 10 दिसंबर डेमोक्रेसी फॉर समिट भी हुआ था, यानी कि डेमोक्रेसी समिट आपका अमेरिका में पहली बार हुआ था, 2 दिन के लिए हुआ था। और ये अमेरिका के प्रेसिडेंट आपका बिडेन जी के द्वारा बेसिकली आयोजित किया गया था, जिसमें 110 कंट्रीज को इन्होंने न्योता दिया था। लोकतांत्रिक देशों को इन्होंने बेसिकली लोकतंत्र की ओर झुकाव के लिए इन्होंने बोला था। और इन्होंने पूरे विश्व के 110 नेताओं से 110 कंट्री जिसके अंदर भारत भी आता है, उनके आग्रह किया था या आह्वान किया था, आइए और एक साथ मिलकर लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं।
ठीक है। आइए वर्ल्ड वाइड परेशानियों को, जैसे कि भ्रष्टाचार हो गया, वातावरण का अनुकूलता हो गई, प्रतिकूलता हो गई, जो आज की डेट में कोविड-19 ये सब चल रहा है, तो इन्हें एक लोकतांत्रिक देशों के रूप में पूरी तरह से हम बढ़ावा देते हैं। इसके लिए आपका आपका जो बिडेन जी हैं, इन्होंने आपका 9 और 10 दिसंबर को एक डेमोक्रेसी समिट, ठीक है, तो लोकतांत्रिक समिट रखा था, वो भी आपका 9 से 10, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी हिस्सा लिया एज अ वर्चुअल मीटिंग। ठीक है, तो ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू ही इन्होंने वहां पर हिस्सा लिया था डेमोक्रेसी समिट में, जिसमें हमारे देश के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और ये वर्षों से लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर बच्चों अमेरिका के जो प्रेसिडेंट था, उनका कहना था कि हम सबको, जितनी भी लोकतांत्रिक कंट्री है, हम सबको एक साथ मिलकर लोकतंत्र को बढ़ाना है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका क्या हुआ था, ये बेसिकली अभी रिसेंटली ही 9 से 10 आपका दिसंबर को अमेरिका में होस्ट किया गया था प्रोग्राम, जिसमें 110 कंट्री, फिर से बोल रही हूँ, 110 कंट्री और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर का आह्वान किया था प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रधानमंत्री बिडेन जी ने, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी हिस्सा लिया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको कि साथ ही साथ तालिबान बहुत ज्यादा, बच्चे बीच में टॉपिक पड़ गया तो इसलिए बता रही हूँ, लोकतंत्र की बात आई तो ये भी करंट न्यूज बता देती हूँ। इसी बात से तालिबान बहुत ज्यादा तालिबान को भी अमेरिका ने जो न्योता दिया 110 कंट्रीज में, तालिबान को भी उन्होंने बुलाया, तालिबान नहीं, ताइवान, ताइवान को भी बेसिकली बुलाया, बट लेकिन ताइवान को बुलाने की वजह से, ठीक है, ताइवान को क्योंकि किसने बुलाया, नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ ताइवान को भी न्योता मिला है, जैसे नरेंद्र मोदी जी को मिला वैसे ही ताइवान को भी न्योता मिला। तो ताइवान के प्रेसिडेंट के आने, मतलब उस मीटिंग में अटेंड होने से चाइना ने बहुत ही ज्यादा बवाल खड़ा कर दिया ऑनलाइन। चाइना ने कह दिया कि अमेरिका सभी देशों को मिलकर एक दूसरे को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरे लोकतंत्र को एक हथियार बना रहा है, लोगों को अपने साथ, अलग अलग कंट्रीज को अपने साथ जोड़ रहा है और तीसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो चाइना ने बेसिकली ये इस तरह की स्टेटमेंट दी, क्योंकि ताइवान के आने से ताइवान को एंट्री मिली बट चाइना को एंट्री नहीं मिली इस मीटिंग में, तो इसीलिए चाइना पूरी तरह से बौखला गया और चाइना ने कहा कि ताइवान एक प्रांत है, ताइवान एक हमारे देश का हिस्सा है और आपने ताइवान को बुला के गलत किया है। आप क्या कर रहे हैं, आप इसे एक तरह से देश को डिवाइड करने की, विश्व को डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली चाइना के प्रेसिडेंट का था। तो बच्चे, आप में से कितने बच्चे जानते हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट कौन है? और यहाँ पे मैं बता दूं, नवी खान, ये क्लास बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं है, आई एम लाइव इन योर क्लास। ओके, मैं लाइव हूँ क्लास में। ठीक है, तो मैं बस एक न्यूज बता रही थी आपको। ओके गाइस, तो ये सभी बच्चों को क्लियर हो गया? जिन जिन बच्चों को क्लियर है प्लीज टेल मी यस मैम क्लियर है, जल्दी से बताएं यस मैम क्लियर है। ओके, चलिए। तो बच्चे, भारत के संविधान की प्रस्तावना जहां तक मैंने अभी पढ़ी, तो मैं ये समझ सकती हूँ, भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है वो लोकतंत्र की बात करती है, गणराज्य यानी कि रिपब्लिक की बात करती है, वो ये सेकुलर यानी कि वो ये कहती है कि भैया सब धर्म एक बराबर हैं, वो समाजवाद की कहती है, समाजवाद यानी कि आपका सब सोशल है। ठीक है, ये सारी चीजें बात करती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। तो बच्चे, आप लोगों को मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, और मैं क्या बताना चाहती हूँ कि अब हम बात करते हैं कि भारत की प्रस्तावना क्या है। तो मैंने जैसे कि बताया, भारत की प्रस्तावना का मतलब होता है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि भारत के संविधान में क्या चीजें लिखी गई है, या भारत के संविधान की सोच कैसी है। ठीक है, भारत के संविधान की सोच कैसी है, बेसिकली इस चीज के ऊपर वर्कआउट करती है भारत की प्रस्तावना या प्रायम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया था। मैं आपको बता दूं कि आपके जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, इसमें संशोधन सिर्फ एक बार किया गया है, वो भी आपका 1976 को, जब हमारे देश के अंदर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था जिस अधिनियम में, उसी समय प्रायम्बल के अंदर भी चेंज हुए 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 नए शब्द जोड़े गए? एक तो शब्द जोड़ा गया सोशलिस्ट, एक शब्द
शब्द आपका जोड़ा गया था, आपका क्या, एक शब्द जोड़ा गया सोशलिस्ट, दूसरा धर्मनिरपेक्ष यानी कि दूसरा आपका सेकुलर, तीसरा अखंडता इंटीग्रिटी। तो ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे जब हमारे देश के अंदर प्रस्तावना लिखी गई। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि कौन कौन से नए शब्दों को बेसिकली प्रस्तावना के दौरान संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, उसी के साथ साथ प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुनिश्चित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। मतलब देखिए, जो हमारे देश की प्रस्तावना है ना, वो हमेशा इक्वालिटी की बात करती है, लोगों के बीच बढ़ावे को देती है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो बहुत ही प्यारी सी है, समानता की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। तो इन सब चीजों की बेसिकली बच्चों बात करती है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी, भारत के अंदर प्रायम्बल में आज तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है जो कि 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चे इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएगी और कल से मैं आपको बायलैंग्वेज ही कराने वाली हूँ ये सब चीजें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव, यह बच्चे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव, देखिए आज हमारा पेन थोड़ा सा खराब हो गया है तो इसीलिए हाथ से हमें लिखना पड़ रहा है, तो बच्चे समझ जाएंगे एटलीस्ट इसे। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो पास किया गया था भारत के अंदर, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था, मैंने क्लास में ऑलमोस्ट सभी हर बार मैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डिस्कस कर लेती हूँ, जो कि 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था। याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो 13 दिसंबर 1946 को बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जब हमारे देश के संविधान बनने वाला था तो उन्होंने कहा था मैं एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे रहा हूँ, कुछ ऐसा होना चाहिए संविधान, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। तो कई बार पेपर में सवाल पूछ लेता है कि प्रस्तावना किस पर बेस्ड है, तो प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर बेस्ड है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि आपका संविधान सभा के अंदर। ओके बच्चे, प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था, इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रायम्बल को हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो प्रायम्बल को हमने अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसके बाद कई देशों ने इसे अपनाया। संविधान विशेषज्ञ नाना पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो बच्चे ये भी याद रखना कि जो नानी पालकीवाला थे, उन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा है, उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। तो बच्चे यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गए। एक तो संविधान की प्रस्तावना किस पे बेस्ड है, तो संविधान की प्रस्तावना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव पर बेस्ड है। दूसरा, कहां से ली गई है प्रस्तावना, तो अमेरिका से ली गई है। तीसरा सवाल ये आता है कि आपका संविधान विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान को क्या कहा था, तो नानी पालकीवाला ने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। ओके, तो बच्चों क्लियर हो गया है? जिस बच्चे को क्लियर है मुझे बताते जाओ। आप सभी के मैं कमेंट पढ़ती हूँ, आकृति एंड ऑल, ब्रिजेश एंड ऑल, सभी बच्चों के मैं कमेंट पढ़ती हूँ, इसीलिए अपने कमेंट जरूर बताया करें। ठीक है, तो बच्चे आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बच्चे अगर मैं संविधान की प्रस्तावना की बात करती हूँ, तो संविधान की प्रस्तावना एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना के 4 घटक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो प्रस्तावना है, आकृति पांडे, क्लास हम कैसे भी ले, मैटर करता है हमें समझ आना चाहिए। ठीक है, यही मैटर करता है, उससे ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता मेरे ख्याल से तो। ठीक है, तो प्रस्तावना के 4 घटक हैं, 4 कंपोनेंट्स ऑफ प्रायम्बल। यह इस बात की ओर इशारा करती है, याद रखिएगा, यह इस बात की ओर इशारा करता है कि संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों के साथ निहित है। पहला जब हमने देखी, अभी प्रस्तावना जब देखी थी, तो उसने बोला था कि वी द पीपल, तो भैया पहला जो संविधान का सोर्स है, कंपोनेंट ये बोलता है कि जो प्रस्तावना है वो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो भारत के नागरिक है। ठीक है, ये बात
याद रखना, वो केवल और केवल उन लोगों के लिए। पहला इशारा क्या करता है, पहला कंपोनेंट क्या कहता है कि भारत की प्रस्तावना केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो भारत के नागरिक हैं। दूसरा, यह इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और आपका लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी कि भारत एक पूरी तरह से, इन शब्दों के मैं मतलब पढ़ाऊंगी बच्चों अभी कि समाजवादी क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, लोकतांत्रिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है। तो बच्चे भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये भी प्रायम्बल का कंपोनेंट है। तीसरा, प्रायम्बल नागरिकों के न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है तथा राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए और भाईचारे को बढ़ावा देता है। उसी के साथ साथ भारत के प्रायम्बल में आपकी डेट भी मेंशन की गई है, 26 नवंबर 1949, जब देश का संविधान बनके तैयार हो गया था, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था। संविधान को अपनाया गया था पर लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। तो चलो, भारत की प्रस्तावना के अंदर जो बड़े बड़े चीजें दिए गए हैं, यानी कि ये जो शब्द वर्ड बच्चे दिए गए थे, इतने सारे मैंने वर्ड बताए, सॉवरन बताया, सोशलिस्ट बताया, डेमोक्रेटिक बताया, इन सब का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगी सॉवरेनिटी की, यानी कि प्रभुत्व की, संप्रभुत्व की। तो सॉवरेनिटी या संप्रभुत्व का मतलब होता है कि संविधान, हमारे देश का संविधान किसी भी दूसरे देश के अंतर नहीं आता है, अंडर में बिल्कुल भी नहीं आता। भारत एक सॉवरन कंट्री है, भारत पूरी तरह से एक आपका संप्रभु देश है। मतलब कि कहने का मतलब मेरा यह है कि भारत आपका किसी और अनदर कंट्री की कॉलोनी या उपनिवेश नहीं है। हम अपने निर्णय खुद लेते हैं और हमारे देश के अंदर कोई दूसरी कंट्री बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकती है। तो संप्रभुता का मतलब होता है सॉवरेनिटी, और सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि भाई हम एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश है, हमारे देश के आंतरिक मुद्दों में कोई दूसरा देश नहीं बोल सकता। इवन यूनाइटेड नेशन ऑल्सो, यूनाइटेड नेशन भी हमारे देश के उसमें नहीं बोल सकती है। ठीक है बच्चे, तो सॉवरेनिटी का मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत एक इंडिपेंडेंट या आपका स्वतंत्र देश है। हमारे देश के जितने भी आपका इंटरनल अफेयर्स हैं या इंटरनल मुद्दे हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री बोल रही हूँ, हाँ, प्रधानमंत्री जी की और किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के बीच मतभेद पैदा हो जाते हैं, तो उसे सुलझाने का काम हमारे देश का है, ना कि अमेरिका के प्रेसिडेंट आके सुलझाएंगे। ठीक है, अगर वो सुलझा रहे हैं तो मतलब तो वो तो हम पे रूल कर रहे हैं ना। तो इसीलिए सॉवरेनिटी का मतलब, इसलिए सॉवरेनिटी वर्ड दिया गया क्योंकि भारत बहुत सालों तक गुलाम रहा है। ठीक है, भारत न जाने कितने सालों तक तो गुलाम ही रहा है, तो इसीलिए सॉवरेनिटी रखनी पड़ी संविधान में, ताकि हम किसी के उपनिवेश ना कहलाएं या हमें कोई किसी कंट्री का उपनिवेश ना कहलाए। ठीक है, तो बच्चे, इज इट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो बताएं यस मैम क्लियर है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि यस मैम क्लियर है, और मुझे ये भी बताओ कि क्लास में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और बच्चों मैं इतना कहूंगी, जो बच्चे हर रोज फॉलो करते हैं, हर रोज वीडियो लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, हर रोज देखते हैं, उनको कैसे भी पढ़ा उनको समझ आ जाता है। बट जो बच्चे आज इस क्लास में, कल उस क्लास में, परसों कोई और क्लास में जाते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम आती है, उन्हें समझ नहीं आता। ये बात हमेशा याद रखना। मैं देखती हूँ ब्रिजेश ऑलवेज यहाँ पे रहते हैं, नवीन यहाँ पे रहते हैं, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोनाली यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट जैसे जो क्लास में ही रहते हैं, तो उनको कभी समझ आए ना, ऐसा हो नहीं सकता है। अब बच्चे हम बात करते हैं समाजवादी। समाजवादी अर्थ, जब हमारे देश का संविधान बना था या प्रायम्बल बना था, उस समय समाजवादी वर्ड नहीं था। मैंने बताया था ना, एक अमेंडमेंट के थ्रू 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो बच्चे देखिए, समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और समाजवादी का मतलब होता है, जब आप कोई भी काम करते हैं तो आपका उद्देश्य केवल अपना नहीं होता है, या हमारे देश का जितना भी लॉ बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, उनका उद्देश्य केवल हमारे देश को, लॉ को, या हमारे देश के मतलब जो वो है, क्या नाम है, हमारी कंट्री के मतलब पर्सनल प्रॉफिट का नहीं है। हमारे देश में जब भी कोई नियम कानून बनाया जाता है तो पहले समाज कल्याण को देखा जाता है कि भैया लोगों के लिए सही है या नहीं है, उन्हें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसीलिए हमारे संविधान कहता है कि हमारे देश का पूरा संविधान एक समाजवादी संविधान है, वो समाज सोशलिस्ट है, लोगों को देख कर करता है।
ओके बच्चे, तो समाजवादी आपका जो शब्द है, समाजवादी का मतलब बच्चे यही होता है कि हमारा देश के जब कानून बनते हैं या हमारे देश में जब भी कोई कानून बनेगा तो वो कभी भी बच्चे ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए बनाया जाए। वो हमेशा किस लिए बनाया जाता है? वो हमेशा आपका बेसिकली वो समाज को देखते हुए बनता है। और मैं यहाँ पे कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मैम पीडीएफ से ही पढ़ा रही है, तो मैं समझा भी रही हूँ। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको बोल बोल के इसलिए समझा रही हूँ बिकॉज अभी लाइव क्लास में मेरे जो पेन है वो कुछ इशू आने की वजह से बंद हो गया है, वो चल नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं अपने मतलब वर्चुअली आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लिखा हुआ है वो तो आपको समझ आ रहा है, मुझे पता है कि जो लिखा हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं, पर जो मैं मुंह से बोल रही हूँ उसको भी दिमाग में डालिए। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम सिर्फ लिखा हुआ बोल रहे, नहीं, मैं मुंह से जो बोल रही हूँ यानी कि जो वर्ड्स आपको यूज कर रही हूँ उन पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, और स्पेशली जो बच्चे कह रहे हैं उनको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो समाजवादी शब्द बच्चे जो रखा गया है वो इसलिए रखा गया है कि हमारे देश में जब भी कोई कानून बनता है, जब भी कोई चीज बनती है, तो वो बेसिकली आपका समाज को रखकर बनती है। इसीलिए इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी मैडम के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखना। धर्मनिरपेक्षता, बच्चे देखिए धर्मनिरपेक्षता को मैं कुछ इस तरह समझाती हूँ कि अगर मैं बात करूं भारत की सेकुलर, हमारा देश एक प्यारा सा गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में तरह तरह के फूल है, यानी कि कुछ गुलाब के फूल है, कुछ चंद्रमुखी के, कुछ मोगरा के, कुछ अलग अलग फूल है। तो कुछ फूल हिंदू हैं, कुछ फूल मुस्लिम है, कुछ फूल सिख हैं, कुछ ईसाई हैं। तो मतलब ये जो कंट्री है ना, इसमें इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी विविधता है हमारे देश के अंदर, जो पूरे विश्व के अंदर किसी कंट्री में इतनी विविधता आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग बहुत ज्यादा धर्म है, इसीलिए हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म का देश नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ अलग अलग प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी कि सेकुलर कंट्री है। ये बात याद रखना, जो किसी विशेष धर्म को नहीं मानता, पर लेकिन हर धर्म की पूजा करता है, हर धर्म को एक समान मानता है। ठीक है, भारत का संविधान किसी विशेष धर्म के ऊपर नहीं बनाया गया है। भारत का संविधान पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि सेकुलर है। बट लेकिन भारत का संविधान किसी भी धर्म को ये नहीं कहता कि ये धर्म खराब है, ये अच्छा है। वो हर धर्म की पूजा करता है, हर धर्म को अच्छा मानता है। ठीक है, इस शब्द को भी आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत की प्रस्तावना में ऐड किया गया था। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, मतलब भारत के संविधान की नजर में हर धर्म एक बराबर है, सुरक्षा और समर्थन देने पाने का अधिकार। मतलब देखिए, हर धर्म को एक समान समर्थन है, एक समान स्वतंत्रता भी है और एक समान सुरक्षा भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि भैया दिवाली के त्योहार को स्वतंत्रता मिलेगी, ईद को नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। सबको एक समान स्वतंत्रता दी जाती है भारत के द्वारा। और ऐसा हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में भी बोला गया है। 25 से 28 मौलिक अधिकार हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। तो बच्चे, ये हमारी प्रस्तावना में तो बोला ही गया है, बल्कि ये हमारे मौलिक अधिकारों में भी बोला गया है कि हमें धर्म की स्वतंत्रता है। पर लेकिन हमारे देश का संविधान या हमारा देश किसी एक धर्म का देश नहीं है, ये बात भी याद रखना। ठीक है, तो मैम हिंदी में टीचिंग करें प्लीज। राजू मौर्य, एक बात बताओ, गुस्से वाला मुंह तो आपने छोड़ दिया, इसमें कौन सा इंग्लिश में पढ़ा रही हूं मैं, जरा एक बात बताना। एक शब्द सेकुलर क्या बोल दिया, आपको लग रहा है इंग्लिश में पढ़ा दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपसे जो तो ज्यादा गजब बच्चा नहीं देख रखा है मैंने, है भाई। क्या चीज हिंदी में बताई, जरा कोई मुझे बताए कि ये चीज इंग्लिश में बताई। सॉरी, इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम हो तो समझ सकती हूँ, हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो ये एकदम पच नहीं रहा। तो बच्चे, सेकुलर का मतलब यही होता है कि सेकुलर कंट्री वो कंट्री होती है जो सब धर्म को मानती है। ठीक है, पर लेकिन किसी एक विशेष धर्म को दर्जा नहीं देती है। जैसे मैं इजराइल की बात करती हूँ, तो इजराइल ने अपने आप को यहूदी नेशन यानी कि यहूदी धर्म की कंट्री घोषित कर दिया। ठीक है, ऐसे कई सारे कंट्रीज ने अपने आप को इस्लामिक कंट्री घोषित कर रखा है। पर भारत ने अपने आप को किसी धर्म की कंट्री नहीं किया। तो बच्चे, धर्मनिरपेक्षता से सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन। या धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सभी धर्मों को एक समान मानना। ठीक है,
ठीक है, तो सभी धर्मों को एक समान मानना। और अगर ये पूछ ले कि धर्मनिरपेक्षता को लेकर हमारे देश में मौलिक अधिकारों का कौन सा अधिकार है, तो हमें 25 से 28 अधिकार धर्म के अधिकार दिए गए हैं, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है कि उर्दू से पढ़ाना पड़ेगा। हाँ चलिए। धर्मेंद्र, मैं प्रस्तावना पढ़ा रही हूँ, ये बताना पड़ रहा है क्लास के अंत में, बहुत ही दुखद। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे पूरे विश्व के अंदर जो पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक, बच्चे अगर मैं लोकतंत्र की बात करती हूँ तो विश्व के अंदर सिर्फ 9% देश ऐसे हैं जो प्योर डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, पूर्ण लोकतांत्रिक देश हैं। ओनली 9% कंट्रीज इन आर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ लोकतांत्रिक की, तो सिंपल सा मतलब होता है लोकतांत्रिक देश वह देश होता है जो आपका सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में होती है। सत्ता क्या होती है? ऑथोरिटी क्या होती है? ऑथोरिटी का मतलब होता है, या सत्ता का मतलब होता है जिसे चुनाव देने का अधिकार है, अपना नेता चुनने का अधिकार है। एक देश किसके ऊपर चलता है? नेता के ऊपर चलता है। ठीक है, सर्वोच्च लीडर्स के, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के ऊपर चलता है। तो उनको कौन चुनता है? प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? भारत की जनता चुनती है। इसीलिए डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है जब हमारे देश के अंदर हमें अपने चुनाव चुनने का अधिकार होता है, हमें अपना लीडर चुनने का, या अगर हमें अपना नेता चुनने का अर्थ जिसको कहते हैं उसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज कहते हैं। तो यहाँ भी बच्चे मैंने वही लिखा है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है, यानी कि जनता के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में रखा गया। मतलब लोकतंत्र कहता है हमारे देश में कि हमारा देश आपका पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, ठीक है, सोशली। अब भैया हिंदी वाले बच्चे भी दुख न जाना, ये बस सिर्फ एक शब्द बोला है मैंने। लोकतांत्रिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, ये शब्द आपका लोकतंत्र के लिए प्रयोग किए जाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। और याद रखना हमारे देश के अंदर, क्योंकि हम अपनी सरकार चुन सकते हैं, इसीलिए हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। मैं बता दूं लोकतंत्र की विश्व में बहुत ही ज्यादा खस्ता स्थिति है। पूरे विश्व में सिर्फ 9% कंट्रीज फॉलो करती हैं प्योर डेमोक्रेसी, प्योर डेमोक्रेसी को फॉलो करती हैं ओनली 9% कंट्रीज। इसीलिए 9 से 10 दिसंबर को आपका प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने आह्वान किया था किसका, मतलब पूरे 110 कंट्रीज का आह्वान किया था कि वो अपने कंट्रीज में प्योर डेमोक्रेसी को अपनाएं। ठीक है, उनका ये मानना है। आपका जो बिडेन जो है आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट। उसी के साथ साथ बच्चे हम लोग अपनी बात करें भारत, तो भारत का भी नंबर घट गया है। भारत पहले लोकतंत्र में पहले से काफी पिछड़ गया है, 7 नंबर पीछे पिछड़ गया है भारत लोकतांत्रिक कंट्री में। ठीक है, तो भारत का भी स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री आज की डेट में। पिछले 2020 के डेमोक्रेसी इंडेक्स में लोकतंत्र में अगर मैं देखूं तो हमारी डेमोक्रेसी कंट्री 7 नंबर पीछे पिछड़ गई। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा तो अभी हाल में मुझे याद नहीं है, जब कल मैं आपको बता दूंगी, या चलो आप लोग इसे ढूंढना कि हाँ एग्जैक्ट कितना आया था, क्योंकि 2020 की बात है तो इसलिए मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, पर इतना कह सकती हूँ कि पिछड़ गई थी। ठीक है, तो बच्चे इसी के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ अपने देश की, तो पर हमारा देश लोकतांत्रिक कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा देता है, फंड देता है। जैसे अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो अफगान की पार्लियामेंट को बनाने के लिए भी हमारे देश ने पैसा दिया था, क्योंकि उसके लोकतंत्र, उसकी डेमोक्रेसी के लिए पैसा दिया था। म्यांमार की जुडिशियली पावर्स को पूरा करने के लिए भी भारत ने फंडिंग करी थी। तो इसीलिए हमारा देश लोकतांत्रिक कंट्रीज के लिए विश्व में कुछ भूमिका निभाता है। बहुत अलग अलग देशों के जो कंट्रीज अभी लोकतांत्रिक नहीं है, उन देशों के जो लीडर्स हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, चुनावी नेता हैं, वो भारत में आके चुनावों का प्रशिक्षण लेके जाते हैं आज भी। ठीक है, तो इसीलिए हमारा देश भी लोकतांत्रिक कंट्रीज के मामले में कम नहीं है, वो भी अपनी भूमिका निभाता है। पर लेकिन अगर देखा जाए तो विश्व के लेवल पे हमारा भी इस तरह भी लोकतांत्रिक देशों में गिर गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे।
चलो, अगला आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जिस देश में राष्ट्रपति को भी चुनने का अधिकार होता है वो राज्य गणराज्य होता है। और हमारे देश में राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं बनते, जैसे कि होता है कहाँ, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया में क्या है, नॉर्थ कोरिया में एक ही बनता रहता है, उसी के पूर्वज महाराज वो सभी भगवान भगवान है। तो वो होता है आपका वो एक तरह से अलग वो है, वहां वंशानुगत बनते हैं। हमारे देश में चुने जाते हैं, तो हमारे देश का जो प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति, वो भी एक तरह से लोगों के द्वारा चुना जाता है। वो वंशानुगत बनता या अपॉइंट नहीं होता, वो भी चुनाव के द्वारा चुना जाता है। इसीलिए हमारा देश एक गणराज्य है, रिपब्लिक है। क्लियर है बच्चों? अच्छा बताइए, रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? कितने बच्चों को पता है? देखते हैं। ओके गाइस, क्लियर है? जल्दी से बताए, इज इट क्लियर और नॉट? अगला आता है बच्चे न्याय। तो हमारे भारत की प्रस्तावना में न्याय शब्दों को तीन अलग अलग रूप दिए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आपका राजनीतिक न्याय। हमारे देश की प्रस्तावना न्याय की बात करती है, यानी कि जस्टिस की बात करती है। वो कहती है हर व्यक्ति को सामाजिक रूप से न्याय मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय क्या होता है? कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है, ये एक सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय क्या होता है? सबकी इनकम बराबर होनी चाहिए, जो जितना काम कर रहा है उसे उतना ही न्यायपूर्ण पैसा मिलना चाहिए। मतलब लोगों को आर्थिक रूप से भी न्याय मिलना चाहिए। राजनीतिक न्याय क्या कहता है? राजनीतिक न्याय ये कहता है कि भैया चुनाव लड़ने का अधिकार समाज के हर वर्ग को है। जो चुनाव लड़ने की योग्यता रखता है वो चुनाव लड़ सकता है। सामाजिक न्याय, सब लोग एक बराबर हैं। आर्थिक न्याय, सबकी इनकम में यानी कि आय में समानता होनी चाहिए, यानी कि जो जितना काबिलियत रखता है उसको इतनी ही इनकम मिलनी चाहिए। राजनीतिक न्याय कहता है कि सब व्यक्तियों को, हर व्यक्ति को बच्चे याद रखिएगा, लोकतंत्र के अंदर अगर हम रह रहे हैं तो सबको चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जो काबिलियत रखता है, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, पहली चीज। स्वतंत्रता की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है हमारा संविधान की प्रस्तावना। लिबर्टी का मतलब बच्चे होता है कि हम किसी के मजदूर ना रहे, हम पे कोई तानाशाही ना करे, हम किसी के गुलाम नहीं है। भैया हमें जहां काम करना है वहां काम करेंगे, नहीं करना तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब मुफ्त स्वराज के बारे में बात करता है। हम लोग लिबरल कंट्री के नागरिक हैं, लिबर्टी हमें दी गई है। हमें जीने का अधिकार है, अपनी मर्जी से कार्य करने का अधिकार है। हमें कोई भी ऐसी कारावास में पकड़ के नहीं डाल सकता कि उसे हमारी शकल अच्छी नहीं लग रही है तो उसने हमें पकड़ा और कारावास में डाल दिया, ऐसा हमारे साथ कोई नहीं कह सकता। बताओ भैया, रिपब्लिक डे को भी 15 अगस्त बता रहे हैं यहाँ पे बच्चे। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा स्टूडेंट हम पे है, वाह। 26 जनवरी, ठीक है, याद रखिए। तो दैट इज लिबर्टी। इक्वालिटी का मतलब बच्चे होता है सब वर्ग एक बराबर है, किसी को भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त कर देना ही इक्वालिटी होता है। संविधान की प्रस्तावना देश के सभी लोगों की स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। मतलब संविधान की जो हमारी संविधान कहता है कि सब एक बराबर है और सबको एक बराबर इक्वालिटी दी गई है। ओके बच्चों, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चे भाईचारा। फर्टेनिटी की बात करती है भारत की प्रस्तावना। ये सब वर्ड पूछ लेगा कि संविधान में दिया है या नहीं दिया, तो ये दिया है प्रस्तावना में। फर्टेनिटी कहता है ब्रदरहुड, यानी कि भाईचारे की भावना। एक देश में रहना है, एक मोहल्ले में भी रहना होता है ना अच्छे से, तो एक दूसरे के बीच भाईचारा होना चाहिए। एक घर में भी रहना होता है ना, जिस घर में भाई भाइयों में लड़ाई होती है, ठीक है, देवरानी जेठानी में लड़ाई होती है, सास नंद में, सास बहू में, वगैरह वगैरह, है ना, इन सब में लड़ाई होती है। तो क्यों होती है लड़ाई? क्योंकि उनके बीच प्यार नहीं है, भाईचारा नहीं है, तो वो वहां पे नहीं रह पाते, फिर सेपरेट रहते हैं। ऐसे ही फर्टेनिटी जो का मतलब होता है बच्चे, जब हम एक देश की बात करते हैं तो हम एक देश में रहकर जब भी खुश रह सकते हैं जब हम एक दूसरे को प्यार करें। ठीक है, जब हम एक दूसरे को प्यार करें, मोहब्बत करें, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, सब भारतीय है, ये अगर हम समझ लेंगे ना जिस दिन, उस दिन मैं कहूंगी मेरा देश महान है। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ जिस दिन हर नागरिक ये कहेगा कि जिस दिन भैया हम लोग सब एक है। अगर जिस दिन कास्ट की जगह, इन सब की जगह भारतीय लगना स्टार्ट हो गया, इंडियन लगना स्टार्ट हो गया, सो द वी आर इन द ग्रेट कंट्री, उस दिन हम एक ग्रेट कंट्री में होंगे। ये बात याद रखिएगा। तो भाईचारे की बात करता है हमारे देश की प्रस्तावना। वो तो कहती है कि सब लोग एक बराबर है, वो बाकी हमारे अंदर की गंदगी है, हम समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, ओके गाइस। मैडम अगर हम लाइव क्लास नहीं देख पाए तो उसे कब देख पाए? रिपीट क्लास देख लो भैया, रिकॉर्डिंग तो रहती है ना इसमें। कैसी बात करते हो?
वहां से भी क्लास देख सकते हो। और ये क्लास जितनी भी क्लासेस वगैरह होती है मैं अपने फेसबुक पेज में भी डालती हूँ। प्रियांशी शर्मा से मैं अपने फेसबुक पेज में भी इन सबको डालती हूँ, तो वहां पे भी देख लेना। 1976 में 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अभी तक केवल एक बार हुई है, जिसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, संविधान, निरपेक्षता, समाजवादी निरपेक्ष अखंडता। तो ये बात याद रखना, 3 ही शब्द जोड़े गए आज तक। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं पहले बता दूं, भारत में भारत का जो ये एक प्रस्तावना है, ये कभी भी इसके बारे में कोर्ट का ये प्रस्तावना हमेशा कही जाती है कि ये संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो संविधान का हिस्सा क्यों नहीं है ये कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, आज की क्लास में नहीं। तो कल की क्लास में द ग्रेट इंपोर्टेंट चीज मैं पढ़ाऊंगी, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, केशवानंद भारती मामला, यानी कि केशवानंद भारती केस आपसे कई बार पेपर में पूछा जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा का पूरा संविधान का फैसला बदल के रख दिया। वो केस कल पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो, सबके कमेंट्स हो रहे कमलेश, ओके। तो ओके गाइस, टाटा, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, ठीक है, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच, ठीक है। तो मिलेंगे कल की क्लास में, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और ये जरूर लिखना कमेंट्स में आपको मेरी क्लास कैसी लगी है, क्योंकि ये नहीं लिखते हो तो मजा नहीं आता मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच।